च कौशल्याना जागविणाराशो जागविणाराशो. ओके. विविध व्यक्तिमत्वांचा जीवनाचा प्रवास, श्रवणीय अनुभवांची असे माहिती खास. सगळ्यांना हा टॉक शो असे सजग बनवणारा, विजन विस्डमच्या अगदी जवळ नेणारा. माइंडाच्या कौशल्याना जागविणारा शो, माइंडफुल हा टॉक शो. माइंडफुल हा टॉक शो, माइंडफुल हा टॉक शो. नमस्ते नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर आरती सूर्यवंशी और आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है द माइंडफुल हार्ट टॉक शो, अर्थात पैशन, प्रोफेशन और पर्पस. और आज हम ऐसे सीरीन एटमॉस्फेयर में आए हैं, इस जगह में आए हैं. मुझे तो इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आने के बाद. ये है एक जगह, वहाँ पे एक ऐसी स्पेस क्रिएट की गई है. बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं, वो उनकी कला की अदा करने के लिए प्रैक्टिसेस यहाँ पे करते हैं और फिर से वापस जाके उनकी स्टोरियाँ लोगों की तरफ परफॉर्मेंस के थ्रू लेकर जाते हैं. तो ये जगह जिन्होंने बनाई है, जो एक थिएटर पर्सन है और उनका अभी भी एक प्ले मैंने देखा था, टेकिंग साइड्स. बहुत बढ़िया प्ले है, आप खुद जाके ज़रूर देखना. और लगभग उन्होंने 100 प्ले अब तक वो कर चुके हैं, डायरेक्ट कर चुके हैं. खुद उन्होंने बहुत सारे प्ले में अपने परफॉर्मेंसेस भी अदा की है. ऐसे बहुत बढ़िया इंसान, एक माइंडफुल पर्सनालिटी के साथ आज हम बातचीत करने वाले हैं. उनकी बहुत सारे अनुभव हम जानने वाले हैं. चलो स्वागत करते हैं अतुल कुमार जी का. अतुल कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माइंडफुल हार्ट टॉक शो में. थैंक यू वेरी मच. ये जो एकेडमी आपने शुरू की है कामशेत में, इसको अभी कितने साल हुए और क्या पर्पज़ है ये एकेडमी शुरू करने का? ये एकेडमी आज से कुछ 10 साल पहले हमने शुरू की थी, 2012 में. तब यहाँ पर कुछ नहीं था. हम बस अपने टेंट्स लाकर यहाँ लगाते थे और लोग यहाँ पर आकर योगा करते थे, ताई ची करते थे. और हम अपनी थिएटर वर्कशॉप्स भी कर लिया करते थे. अच्छा. और बराबर में लेक है तो उसके पास बैठ के लोग कविताएं लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे. और फिर हल्के हल्के हमारे नाटकों ने जब थोड़ा सा पैसा वगैरह इकट्ठा शुरू करना किया, लोगों ने कुछ डोनेशंस दिए, तो फिर हमने ये स्पेसेस बनानी शुरू करी जिससे कि आर्टिस्ट यहाँ रह सकें, स्टूडेंट्स यहाँ पे रह सकें, जो अलग अलग फ्लोर्स हैं उस पर काम कर सकें. तो यहाँ थिएटर वर्कशॉप्स होती हैं, डांस वर्कशॉप्स होती हैं, अलग अलग क्या कहते हैं आर्ट फॉर्म्स के गुरुज यहाँ पर आते हैं और उसको उनसे सीखने के लिए छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग पूरे भारतवर्ष से आते हैं. और महाराष्ट्र में ऐसा एक थिएटर को लेके कोई रेजिडेंसी नहीं था जो कि ऐसा रेजिडेंट एक स्पेस हो जहाँ पे लोग एक लेबोरेटरी की तरह उसको इस्तेमाल कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें, सीख सकें, अपने स्किल सेट्स शेयर कर सकें. तो एक आप इसको कह सकते हैं कि एक एजुकेशनल कल्चरल इंस्टीट्यूशन अपने आप में ये बन गया. और इसमें सिर्फ आप मेरी बढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए मतलब सौयों आर्टिस्ट लोगों का हाथ रहा है. अच्छा. और जिन लोगों ने हमको फाइनेंशियल तरीके से, गवर्नमेंट ने जो अपनी तरफ से मदद की है, तो काफ़ी लोगों का हाथ इसमें रहा है. एंड पीपल लाइक यू जो हु गेट इंटरेस्टेड इन दिस स्पेस. ऑफ कोर्स. और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ के जितना भी फर्नीचर है वो सब आर्टिस्ट लोगों ने डोनेट किया हुआ है. जिस कुर्सी पर आप बैठी अच्छा, हैं, हाँ. तो वो कला को सराहने वाले हमारे एक दोस्त हैं, सिंगापुर से हिंदुस्तान आ रहे थे, तो उन्होंने
2 अरे कुर्सियाँ वाह, हमें दे दी, क्या बात ये है। किसी और ने दिया है। अभी क्रिसमस था तो ऐसे कुछ 10 पौधे हमारे मित्र लेकर आ गए। तो यहाँ पर जो कुछ भी है हमने स्ट्रक्चर के अलावा हमने कभी कुछ खरीदा नहीं। अलंग नाम की एक जगह है गुजरात में जहाँ शिप ब्रेकिंग होती है। Yes, yes, तो yes. वहाँ पर पता नहीं कौन से शिप की ब्रोकन लकड़ी जो जिस स्टेज पे आप बैठी हैं, तो कोई है एक जनाब जो ट्रक में डाल के लकड़ी यहाँ लेकर आए और उन्होंने हमको ये डोनेट कर दिया, तो इससे हमारा स्टेज बन गया। क्या बात है, तो बढ़िया। तो काफ़ी सारे लोगों की मेहनत और प्यार का ये अंजाम है। क्या बात, आर्टिस्ट्स के लिए इतनी अच्छी जगह आपने आप बना पाए हैं और इतने सालों से उसको मेंटेन कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ओरिजिनली आप राजस्थान से हैं जी। और आपने पढ़ाई मतलब कहाँ से है और कौन से गांव से, थोड़ा सा बताएंगे हमें आप? तो मैं दिल्ली में ही बड़ा हुआ। माई फैमिली शिफ्टेड फ्रॉम राजस्थान, यूपी, हरियाणा, उस बेल्ट से थे ये लोग। तो ये सब दिल्ली आ गए और मर्चेंट क्लास फैमिली से मैं हूँ। सब बिजनेस मैन लोग थे, महिलाएं सब हाउसवाइफ्स थीं, तो बहुत ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से मैं हूँ। दूर दूर तक मेरी फैमिली में कोई कलाकार नहीं था। अच्छा। एक अजीब सा माहौल था। मैं अभी कुछ दिन पहले ही अपने दोस्त को बता रहा था, आप पुरानी दिल्ली से हैं, आप हिंदी भाषी हैं, 1970-1980 का वक्त है और अंग्रेज़ी स्कूल में आपको आपके माँ बाप ने डाल दिया है, आपको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती है। 11वीं कक्षा तक आई कुडंट स्पीक अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, क्योंकि जो मेरा माहौल था घर में आसपास, मैं पुरानी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो सब लोग हिंदी में या उर्दूइश हिंदी में बात करते थे। तो स्कूल में मैं अंग्रेज़ी में नहीं बात कर पाता था। सब बड़े फैंसी फैमिली से लोग आते थे, मैं ये मर्चेंट क्लास, मेरे बाप दादा सब दुकानदार लोग थे, वो दुकान पे बैठ के मेवा बेचा करते थे। अच्छा। तो हाँ, वही अपना बादाम, किशमिश, तो सब चांदी के वरक, अरक, केवड़ा, ये सब। घर से मैं अपने टिफ़िन बॉक्स में अचार और पराठे लेके जाता था। वो फैंसी बच्चे जो है वो सैंडविचेस लेकर आया करते। तो शर्म आती थी, संकोच होता था, छिपने को मन करता था, अपनी आइडेंटिटी को छिपाने का मन करता था, बिकॉज कुछ ऐसे अपवर्डली मोबाइल दुनिया लग रही थी उस वक्त और चेंजेस भी आ रहे थे। फिल्में बदल रही थीं, लोगों की भाषाएं बदल रही थीं, फैशन बदल रहा था और मुझे लग रहा था कि हम अभी भी वहाँ कहीं पुरानी दिल्ली में अटके हुए हैं। तो एक तरह का आप कह सकते हैं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था। लेकिन स्कूल में एक दिन क्या कहते हैं, हमने किसी ने पूछा आप नाटक करेंगे? तो मैंने कहा हाँ कर देंगे, ट्राई कर लेंगे। और जब किया तो उन्होंने प्राइज़ दे दिया बेस्ट एक्टर का। तो वहाँ जैसे खून चख लिया हो हमने। सडनली 500 लोग ताली मार रहे हैं। आज तक ज़िंदगी में किसी एक बंदे ने मैं पूछा आपके बारे में और अब सडनली 500 लोग ताली मार रहे हैं। तो वहाँ से बस फिर लत जो लगी वो एक दिन था जब मैं मेरे ख्याल से 13 साल का था। मैं 8वीं कक्षा में था और आज का दिन है जब मैं 54 साल का हूँ। इस थिएटर नाम की चीज़ ने पीछा नहीं छोड़ा है। तो ये उस लिहाज से एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि आप हेल्दी माइंड हेल्दी हार्ट की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि वो आई थिंक वो हर एक का एक कुछ साइकोलॉजिकल चक्कर रहता है, क्यों एक इंसान कोई एक फील्ड ऑफ वर्क उठा लेता है, वही करना चाहता है। आप जो करती हैं आप करते हैं, हमारे कैमरामैन जो है वो कैमरा चला रहे हैं, साउंड वाले साउंड चला रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो उनको पता है। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ काम ही नहीं बल्कि और चीज़ों से भी जुड़ा रहता है। तो these were my reasons why these insecurities or these complexes drove me to theatre, and then it happened and now I'm here. Amazing. And your whole education you had in Delhi only? जी मैं सॉरी मैं उसका आपका जवाब नहीं दिया। मैं स्कूल भी दिल्ली में गया, हाँ जी, सेंट ज़ेवियर स्कूल में। Okay. जैसा कि मैंने कहा 11वीं तक आकर मेरे को अंग्रेज़ी बोलना आया, ऑल्दो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल था वो। और कॉलेज मैंने पहले 1 साल हंसराज किया। मैं इंग्लिश लिटरेचर में घुस गया था ये सोच के कि अंग्रेज़ी भी बेहतर हो जाएगी और नाटक वाटक भी मैं अंग्रेज़ी वाले भी कर पाऊँगा। लेकिन बहुत ही जल्द मैंने फ्रांसीसी भाषा की तरफ मेरा लगाव बढ़ा, क्योंकि उसका जो साहित्य था फ्रांसीसी भाषा में वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगा। तो मुझे लगा मुझे फ्रांस जाना चाहिए पढ़ने के लिए। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ मैं अंग्रेज़ी पढ़ रहा था वो छोड़ के मैंने JNU में फ़्रेंच किया 3 साल। और उसके बाद फिर मैं
भाग दौड़ लगाने। तो आपका ग्रेजुएशन पूरा फ्रेंच में जी, हुआ है? JNU में। यू आर द फ्रेंच ग्रेजुएट, वाह। एंड बाद में फिर ऐसा कुछ कौन सा फॉर्मल एजुकेशन आपने नहीं लिया है एक्टिंग में या थिएटर के किसी भी उसमें नहीं, बट मैंने काफ़ी सारे डायरेक्टर्स के साथ असिस्ट किया है, उनको बहुत ही बारीकी तरह से फॉलो किया है, उनके नाटकों को, उनकी लेखनियों को। और सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी जाके मैंने अलग अलग थिएटर कंपनीज, अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया। लेकिन जो मेरी आप कह सकते हैं फॉर्मल ट्रेनिंग रही, वो आप कह सकते हैं वो कथकली और कलरीपायट, जो केरला के मार्शल आर्ट फॉर्म है और जो डांस थिएटर फॉर्म है। तो वहाँ मैंने 3.5 साल गुजारा था, और मुझे लगता है कि आज भी वो जो मेरी सीख थी, जो मुझे उस वक्त सीखने को मिला अपने गुरुओं से, वो अभी भी मुझ में समाया है, मेरे दिमाग में, मेरे बदन में। तो वो अलग अलग तरह से निकल कर आता है। कुछ दिनों पहले हम कोचीन में थे, तो वहाँ पे वो कथकली का बोर्ड मैंने देखा था, एंड प्रोग्राम भी था वहाँ पे, जो फंक्शन था उधर उन्होंने बुलाया था। अमेजिंग, क्या रहता है वो कलर्स, एंड इट्स क्वाइट अ बोल्ड एक्सप्रेशन, इट्स वेरी रोबस्ट, बहुत बढ़िया। और उसको तो जब मैं कहता हूँ कि मैंने 3.5 साल कथकली किया, तो मैंने कथकली आर्टिस्ट बनने के लिए कथकली नहीं सीखा, क्योंकि उसको करने के लिए मुझे लगता है कम से कम 30-40 साल का रियाज चाहिए होता है। यहाँ तक कि जब कोई वहाँ पर बाप अपने बेटे को सिखाता है कथकली करना, कोई गुरु अपने शिष्य को, तो उनको 20-25 साल तक तो परफॉर्म करने ही नहीं दिया जाता है, उनको वो रियाज में ही रहते हैं। और उसके बाद जैसे हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, वही तो वो क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, तो वो उसको ज़िंदगी देनी पड़ती है। लेकिन मेरा मकसद था कि मैं उस कला से मॉडर्न थिएटर की तरफ क्या उठा सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ, अपने शरीर में, अपने दिमाग में वो डिसिप्लिन किस तरीके से मैं ला सकता हूँ। तो मेरा मकसद कुछ और था। Right. So I'm not a Kathakali dancer, but I have learned a lot from it. So it's a nritya, right? Kathakali is a form of theater, dance and theater. Yeah. Okay. तो क्या आप आपके मकसद तक पहुंच गए, जैसे आप 3.5? मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपने मकसद तक पहुंच पाऊंगा, और मुझे लगता है कि मुझे पहुंचना भी नहीं चाहिए। I think मेरा मकसद सामने दिखता रहे और मैं उसकी तरफ ज़्यादा रहूं, जिंदगी भर मैं खुश हूँ। जिस दिन मुझे लगा कि मैं अपने मकसद पे पहुंच गया, मुझे लगता है जिंदगी का मकसद ही खत्म। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। लेकिन ये जो आप बता रहे थे कि जैसे 3.5 साल अपने गुजारे कथकली के यहाँ पे, उनसे कुछ लेना चाहते थे आप, लाना चाहते थे मॉडर्न एक्टिंग में, तो वो जो लाना, वो कुछ ले पाए, लिटिल बिट कुछ? जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि, और एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं वापस आया केरला से, वापस दिल्ली, बम्बई, और मैंने अपने नाटक करना शुरू किया, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा, अरे आप तो केरला में थे, आपने तो कथकली और कलरीपायट सीखा, लेकिन हमें तो आपके नाटकों में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि तो मैंने कहा आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन सब है अंदर, कि अगर आप चाहें कि मैं अब मॉडर्न थिएटर में वो ग्रीन मेकअप लगा लूँ या ऐसे करके एक्टिंग करवाऊँ, एक्टर से लंबे नाखून कर दूँ, सिर पे वो बड़ा सा लगा लूँ, तो वो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आई डोंट बिलीव इन टेकिंग फ्रॉम फोक एंड क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स, वो थोपने वाली बात हो जाती है। लेकिन जो डिसिप्लिन है मेरे बदन में अभी भी, जैसे इस वक्त हम जो नाटक कर रहे हैं अपना आजकल रिहर्सल में, काफ़ी सारे यंग लोग हैं, लेकिन आप अगर मेरी दौड़ लगवाएं बाहर इन बच्चों के साथ, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ मैं इन सबसे तेज़ भाग लूँगा। लेकिन वही है कि एक फिजिकल कल्चर बन गया, तो वो शरीर में वो एक डिसिप्लिन रहा। तो ये डिसिप्लिन की बात चली रही, तो मुझे, मैं आपको पूछना भी चाहती ही हूँ कि ये जो हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, तो आप तो बिल्कुल ही नहीं लगते, आप मुझे बोल रहे हैं कि आप 54 के तो लगते ही नहीं है। तो अभी शायद थोड़ा लगने लगे हूँ, क्योंकि एक फिल्म के लिए मैंने थोड़ा वजन किया है, लेकिन अगर वरना मैं करीब 7-8 किलो और कम रहता हूँ। तो वो तो बहुत, मैं बॉडी मूवमेंट थिएटर बहुत करता हूँ, जिसमें शरीर का बहुत इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए फिट रहना तो ज़रूरी है ही। तो और दूसरा, शायद मैं आई मस्ट से आई एम ब्लेस्ड कि कभी वजन ऐसे खास चढ़ता नहीं है, जबकि मैं एक्चुअली आई एम अ फूडी और मैं हर तरह का खाना खाता हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा आई थिंक आई नीड टू रिड्यूस वेट, और थोड़े दिन की बात है, एंड देन आई विल स्टार्ट रिड्यूसिंग वेट।
हेल्दी बॉडी आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ परफॉर्मर। लेकिन मैं आपसे, क्योंकि आप उस फील्ड से हैं जो हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी का का जिक्र करती है, तो मैं ये एडमिट करना चाहूँगा कि हेल्दी माइंड की तरफ मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और अभी मुझे लगता है कि पैंडेमिक की वजह से जब इंसान एकदम घरों में बंद हो गया, कमरों में बंद हो गया, तो शायद अंदर झांकने का थोड़ा वक्त मिला। और ज़िंदगी इतनी रफ्तार से चल रही थी इतने सालों में, एंड आई वाज मैरिड a few times and I got separated. I have children. So I've had relationships, not just with my spouses, but मेरे जो मित्र रहे हैं, मेरे जो कलीग्स रहे हैं, तो उनके साथ जो मेरे रिश्ते थे, जो मेरे रिलेशनशिप्स थे, वो कभी मैंने उस पर गौर नहीं किया और मैं तेज़ रफ्तार से भागता चला गया। तो अब जैसा कि मैंने कहा, जब मुझे मौका मिला इस वक्त में, तो मैंने साइकोथेरेपी भी शुरू किया। और अब मैं आई हैव अ थेरेपिस्ट एंड और मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदगी भर, चाहे मैं खुश हूँ, चाहे मैं उदास हूँ, चाहे मेरे दिन अच्छे चल रहे हों कि बुरे चल रहे हों, कि मैं कभी थेरेपी रोकूंगा। तो क्योंकि वो एक हेल्दी माइंड का एक हिस्सा है। और मुझे लगता है कि वो हमेशा बहुत ज़रूरी है कि हम सब, आप, मैं, हम सब एक ज़रिया बनाएं जिससे कि हम अपने अंदर झांक सकें, अपने दिमाग पर भी वो तहकीकात कर सकें कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि वेरी ऑफन कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हम वो प्रवाह है तो वो चलते जाते हैं उसमें, और गाड़ी हाथ से निकल जाती है। तो वो बहुत सारे एहसास मुझे हुए, अपनी गलतियां पता चली, अपने रिश्ते जो हमने बनाए तोड़े उनके बारे में पता चला, मेरे अपने बच्चों के साथ जो मेरे रिश्ते हैं, मेरे कलीग्स, मेरे जो साथ काम करते हैं जो इतने सारे लोग, उसके बारे में पता चला। और क्योंकि मैं एक, आप कह सकते हैं कि इस संस्था का या अपने थिएटर ग्रुप का या एज अ डायरेक्टर अपनी थिएटर कंपनी का लीडर रहता हूँ, तो वो एक सेंस ऑफ पावर रहती है, उसका मिसयूज़ होना आसान हो जाता है। किस तरह से उस पर अपने आप को कंट्रोल में रखें, सबको एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, प्यार से करें सब काम वगैरह वगैरह। तो वो बहुत सारी चीज़ें हेल्दी माइंड का हिस्सा है। तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी लगता होगा ना आपको कभी कभी? स्ट्रेचिंग इन व्हाट सेंस? इन द सेंस कि सबके लिए, मतलब हर एक के लिए आपको थोड़ा सा आपकी बाकी की चीज़ों को थोड़ा सा बाजू में रख के उनके लिए आगे बढ़ो, उनके लिए काम करो। तो सुनने में ये आता है, कहा यह जाता है कि आप बैलेंस्ड लाइफ जिए तो आप सब चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जो आप पूछ रही हैं वो सच भी है। और अगर 50 साल की उम्र में आपको रियलाइजेशंस हो रहे हैं दिमागी तौर से, तो उन आदतों को बदलना और सब चीज़ों को बैलेंस कर पाना उतना ही मुश्किल भी होता है। अब जैसे मेरी बिटिया है जो इस वक्त 17 साल की है, और वो इन चीज़ों के बारे में मुझे लगता है कि ज़्यादा वाकिफ़ है, उन चीज़ों से उनको ज़्यादा अच्छे समझती है। उसके लिए शायद इन चीज़ों का पे अमल करना आसान होगा। लेकिन आई कम फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड जहाँ पे हम सब पेट्रियार्क्स थे, बाप ही सब कुछ था, माँ ही घर चलाएगी, वही बच्चों को पाल पोस के बड़ा करेगी, पैसा बाप ही कमाएगा, और जो बाप कहेगा वही घर का रूल होगा। हम उस माहौल से आते हैं, तो दुनिया को हमने देखा भी उस तरीके से और फिर जीना भी उसी तरीके से शुरू कर दिया। और अब सडनली वी आर कन्फ्रंटिंग एक ऐसी दुनिया जहाँ एवरीवन इज़ इक्वल, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, मोटा हो, पतला हो, औरत हो, आदमी हो, दूसरे जेंडर्स हों, जो कि मतलब जो कि कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो अभी दुनिया इतने खूबसूरत तरह से खुली है कि उतनी ही डरावनी भी हो गई है कि कैसे हम अपनी जगह उस दुनिया में बनाएं। और वो कोशिश जारी है, और हम सीखते रहें, बदलते रहें, बच्चे हमें सिखाते रहें, यंग पीपल हमें सिखाते रहें। और वो भी they are also kind, they are not rejecting us, they can see कि स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, फेल भी कर रहे हैं, मुंह की बल गिर पड़ रहे हैं, क्योंकि बार बार वो पेट्रियार्क अंदर से निकल कर आ ही जाता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं
क्या बात है, क्या बात है। आई एम रियली, आई मीन रियली वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर दैट। इतना ऑनेस्ट होके, इतना शिद्दत से आप बता रहे हो कि ऐसे ऐसे मतलब यही देखा है, वही पले पड़े हैं और वही है, तो शायद वो कहीं ना कहीं आ भी जाता है। तो ये मतलब समझता है सब लोगों को, लेकिन इतने ऑनेस्टली बयान नहीं करता है कोई। तो आप बयां कर पा रहे हैं आज, इसका मतलब ये है कि यू आर डेफिनेटली, दिस कोविड टाइम इज ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज फॉर यू एंड डेफिनेटली। और फिर बोलना भी एक वक्त पे बोलना भी आसान हो जाता है कि आप एडमिट कर लें ये सब चीज़ें, लेकिन उसके बाद फिर वो जो करने की बात आती है वो सबसे मुश्किल बात होती है कि दिमाग में भी बैठ गया, आई एम थिंकिंग हेल्दी माइंड, ओके, दिल भी साफ है। फिर क्या है वो तीसरी चीज़ जो आपको वो करने नहीं देती है कई बार, ब्रिंगिंग इनटू एक्शन। हाँ, जो वो है कई बार वो गलती हो जाती है और फिर आप सर पकड़ के बैठा, ओ गॉड मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप समझ आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ओ उसको बुरा लग गया, ये मैंने क्यों किया, ओ गॉड आई वाज अगेन फॉलिंग इन द ट्रैप ऑफ पावर प्ले, यू नो, आई जस्ट डिड माय बिट एज अ डायरेक्टर और एज अ फादर और एज अ मैन, यू नो। तो वाओ, बट डेफिनेटली, बट योर कोशिश आपकी जारी रहे और आपको डेफिनेटली बार बार जब भी आपको लगता है तभी आपको सक्सेस मिलता रहे एंड एक्शन में आप लाते रहे डेफिनेटली। तो थोड़ा सा आप आपके बच्चों के बारे में हमें बता दीजिए, जैसे अभी बेटी के बारे में बता ही रहे थे। जी, द टू मोस्ट ब्यूटिफुल women. One of them is 17 years old. Okay. Her name is Noor. और जो दूसरी हैं उनका नाम है ईसा बानी। वो 6 साल की। तो दोनों ही मेरी 2 अलग एक्स वाइफ्स के साथ मेरे बच्चे हैं। अच्छा। और वो दोनों भी थिएटर के बैकग्राउंड से ही हैं, आर्टिस्ट हैं दोनों। सो माई ओल्डर डॉटर नूर जो हैं वो, उनको आर्ट से लेना देना कुछ नहीं है, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब देख लेते हैं लेकिन करने में उनको कोई रुचि नहीं। अच्छा। वो लॉयर बनना चाहते हैं, तो वो उसी तरह से फिर पढ़ाई ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इतनी कम उम्र में इतना क्लैरिटी होना मुझे थोड़ा सा डरावना लगता है, लेकिन हाँ, और मुझे बहुत सिखाती है, मेरी गलतियों का एहसास दिलाती है, और मतलब क्या बात है, मतलब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं बहुत सीख पाता हूँ उससे। क्या बात है। सो जस्ट वेरी नाइस फ्रेंडशिप यू बोथ ऑफ यू हैव। वेल वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ फ्रेंडशिप, जो जैसा कि मैंने आपको कहा, ये पिछले कुछ 2-3 सालों में ही बहुत सारे नए एहसास हुए हैं कि हम कौन हैं एक दूसरे के लिए। तो वो मेरे और मेरी बिटिया के लिए भी है। पिछले 2-3 सालों में ही हमको न्यू रियलाइजेशंस हुए हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अकाउंटेबिलिटी क्या है एक दूसरे की तरफ, हमारी भी हेल्दी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, हम किस तरह से हम पास हैं, किस तरह से हम अलग हैं। तो वो सब चीज़ें अब हल्के हल्के एहसास हो रही हैं, एंड थैंक्स टू हर, वो ही इन चीज़ों का इजहार करती है और क्लैरिफाई करती है। छोटी वाली जो है वो भी कमाल की बात है कि जब नूर 6-7 साल की थी तो वो अब जैसी ईसा है वो भी इतनी मैच्योर नहीं थी, लेकिन ईसा है तो अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कैसे वो अपनी अम्मा के पास आके वो बोल रहे हैं कि अम्मा आप बच्चों को पालना कितना मुश्किल है, मुझे अब समझ आ रहा है, आप मेरे को पालती हो कितना मुश्किल, क्योंकि अभी मैं अपनी गुड़िया को नहला रही थी और उसको सुलाया, मैं थक गई। तो मतलब दिस काइंड ऑफ, वो क्यूट भी है लेकिन उसके अंदर कहीं एक एम्पैथी है अम्मा के लिए या औरतों के लिए या जो भी केयर गिवर है उसके लिए। इतने कम समय में मतलब रियली समथिंग, तो बहुत सीखने को मिल रहा है बच्चों से एक्चुअली, क्योंकि हम जब बच्चे थे तो ऐसा कुछ था नहीं ना, हमारे माँ बाप ने कभी हमको उस तरह से देखा या हमारे साथ उस तरह की बातें की। माहौल कुछ और था, वक्त कुछ और था, तो अब बदल गया है। तो उन्हीं से सीखकर जिंदगी जी रहे हैं। That's true. But they're my inspiration. Angels, they're yeah. I'm trying to change my life in such a way कि मैं उनके साथ एक सच्चा वक्त गुजार सकूं, जैसे कि मैं, हाँ, मतलब मैं उनको सुन सकूं सच में। तो वो कोशिश जो मैंने कभी की नहीं थी। एक तरह से आप अपने बच्चों को आप फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कि है बच्चा है, लेकिन वो सच में एक लाइन से दूसरी लाइन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है या क्या नहीं कह रहा है,
उसको जानने की कोशिश अब मेरी रहती है। तो ये मेरा रिश्ता उनके साथ इस वक्त फिलहाल हुआ। अमेजिंग अमेजिंग, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नहीं कह रहा है वो भी सुनने की कोशिश, वो बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या बात है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। Mindful